friends, welcome to our YouTube channel Unravering Wisdom. So today we are going to talk about the Indian economic development. जैसा कि हम लोग ने CGPSC के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि what will we be in future discussing about the economic development of the country and also as well as the state of छत्तीसगढ़. तो इस कड़ी में हम पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 1 में लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द इविंग ऑफ इंडिपेंडेंस. मतलब हमारे देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, ये आज हम लोग देखेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू बिकम द फैमिलियर विद द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1947, द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, एंड विल अंडरस्टैंड द फैक्टर्स that led to the underdevelopment and the stagnation of the Indian economy. So let's go to next slide. तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस द एग्रीकल्चर सेक्टर. आपको पता ही है कि इंडिया के आज़ादी के समय जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इवन अपर राइट कॉर्नर में इसका आप बेसिक्स भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान था जीडीपी में, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ the livelihood of our country is totally depend on the agriculture. So क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रोटेक्ट और प्रमोट करना अपने कंपनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जो कि ब्रिटेन से रिलेटेड था. तो ये सब पॉलिसी क्या हुआ, इसने फंडामेंटल चेंज किया स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी में. और दैट इस कड़ी में ये हो गया कि जो रॉ मटेरियल है वो इंडियन सप्लाई करते थे, वहां से फिनिश गुड आता था और वो इंडिया को कंज्यूम करना पड़ता था. एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर लेते हैं पहले. तो 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन द विलेजेस एंड इट इज द लाइवलीहुड ऑफ द ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये स्थिति एग्रीकल्चर की थी उस टाइम में. बट इसमें क्यों फ्लरिश नहीं हुआ इंडिया, जब इतना ज्यादा पॉपुलेशन था, इतना ज्यादा हमारे पास लोग, सभी लोग किसान थे, हमारे पास भूमि थी, हमारे पास बोने के लिए बीज थे, खाद मिल जाते थे, जैविक खाद. तो हम लोग क्यों पीछे रह गए एग्रीकल्चर में? तो व्हाट वाज द रीजन? द फर्स्ट वी विल डिस्कस द फैक्टर. द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज एग्रीकल्चर. लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बेसिकली जो उनको बीज है और जो खाद है वो टाइम से नहीं मिल पाता था, उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई. और उस टाइम तरह तरह के संसाधन नहीं हुआ करते थे, बैल से, हल से जुताई होती थी, तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी. तो जो स्टैग्नेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका मुख्य रीज़न था लैंड सेटलमेंट एक्ट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक लैंड सेटलमेंट एक्ट लागू किया था और ये आता था बेसिकली जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत. जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत ये आता था, जिसमें क्या करते थे कि जो भी कल्टीवेटर, जो भी किसान है, अपना फसल जो कि बोते थे, उनका पूरा हिस्सा, उनका पूरा पैसा उनको नहीं मिलता था. उनका कुछ परसेंट उनको जमींदार को देना पड़ता था, जो उस पर्टिकुलर एरिया के मालिक हुआ करते थे. तो पहले ये जमींदारी सिस्टम कहाँ लागू हुई? जमींदारी सिस्टम लागू हुई बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिला के एक प्रेसिडेंसी बनाई गई थी. उसमें सबसे पहले ये जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा लागू की गई, जिसके अंदर लैंड सेटलमेंट होने लगा. उसके बाद एक नया टर्मिनोलॉजी है, रेवेन्यू सेटलमेंट. The revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude, and dates for depositing specified sums of revenue were fixed. तो एक पर्टिकुलर डेट में उनको रेवेन्यू सबमिट करना होता था, जो भी उन्होंने खेती की है उसका कुछ परसेंट उनको सबमिट करना पड़ता था. दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू सेटलमेंट. तो ये दो प्रथा, लैंड सेटलमेंट एंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जमींदारों के अंडर में थी, जिसकी वजह से जो हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था. देन क्या हुआ, उसके बाद बहुत बेसिकली देखा जाए तो कैश क्रॉप्स जो हैं, कैश क्रॉप लाइक कॉफी, इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, इसका यील्ड ज़्यादा होने लगा. तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि कैश क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, यील्ड हो रहा है, तो क्यों ना इसको एक्सपोर्ट किया जाए, कॉमर्शियलाइज किया जाए. तो उसने कैश क्रॉप्स को कॉमर्शियलाइज किया और वो सभी कहाँ गए? वो सभी गए ब्रिटेन में और एक्सपोर्ट कर दिए गए. तो इस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी प्रभावित किया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया.
तो इसके बाद क्या हुआ, जो यील्ड हुआ है कैश क्रॉप्स का, उससे फार्मर्स को कोई हेल्प नहीं हुए, उनका इकोनॉमिक कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही उनका इकोनॉमिक कंडीशन था। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड क्रॉप्स, नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप्स which were to be ultimately used by the British industries back home। तो वो लोग वापस ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कैश क्रॉप सबमिट करते थे या भेज देते थे, और इंडिया में कोई भी फूड क्रॉप्स तो हो रहा था, बट उनको कोई भी जो कि कैश क्रॉप मेन इनकम होता है वो सब एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो इस तरह इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया में उतना चेंजेस नहीं कर पाया, इसका एक मुख्य रीजन था। तो दोस्तों आइए हम दूसरे सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें क्या क्या हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में? अगर हम इनिशियल डेज और आज़ादी के समय की बात करें तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्होंने टू फोल्ड सिस्टम बना के रखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। बेसिकली वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने देना चाहते थे इंडिया में। तो वो क्या करते थे, उनका उद्देश्य ये था कि इंडिया में जो भी पैदावार होगी और जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको वो लोग एक्सपोर्ट कर देते थे, और वहां से जो फिनिश गुड बन के आता था उसको इंडिया भेज देते थे, सो दैट इंडिया विल कंज्यूम दैट फिनिश गुड्स। दूसरा, आजादी के समय इंडस्ट्री के नाम पे एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी इंडिया में, जो कि कॉटन, जूट मिल्स और वीविंग का काम और हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का काम करते थे। इसमें भी डिक्लाइन होने लगा, जिससे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, और इससे क्या हुआ, कंज्यूमर मार्केट में भी कमी आ गई। और जो कि लोकल, बेसिकली इसका डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मेन रीजन ये था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में वहां पे मशीनरी होने की वजह से वहां पे फिनिश गुड बन जाता था, और वो फिनिश गुड इंडिया में बिकने के लिए आता था सस्ते दामों में, जिससे लोग हैंडीक्राफ्ट्स खरीदना बंद कर दिए, लोकल परचेज बंद हो गया, जिससे लोगों की नौकरियां जाने लगी। इसके बाद और भी कुछ डेवलपमेंट हुए थे, जैसे कि जूट और कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का डेवलपमेंट हुआ, बट ये भी कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में जूट और कॉटन के मिल्स लगे, बंगाल में भी कहीं तक जूट के मिल्स लगने लगे थे, बट ये एक रीजनल डेवलपमेंट होने लगा, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडस्ट्री का। देन आता है आपका सेटिंग अप ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अर्ली 20s में, आई थिंक 1907 में टाटा ग्रुप ने एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण किया, और इसके साथ साथ ही शुगर और सीमेंट फैक्ट्री भी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने लगे, जिससे थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। देन लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गई, शुगर इंडस्ट्री आ गई, सीमेंट इंडस्ट्री आ गई, पेपर मिल्स आ गए, बट जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, मैं आपको बता दूं कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब क्या होता है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री दैट कैन प्रोड्यूस द मशीन टूल्स which are in turn used for the producing the articles for current consumption। मतलब जो हमारी मशीनरी बनाने का इंडस्ट्री था वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और ऐसी इंडस्ट्री जिससे हम मशीनरीज बना सकते थे, वो अभी भी डेवलप इंडिया में नहीं हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर इंडस्ट्री सेक्टर का स्मॉल कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन था। तो ये एक मुख्य रीजन था कि जिसकी वजह से डेवलपमेंट इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का आजादी तक नहीं हो पाया था। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले फैक्टर्स की ओर। फॉरेन ट्रेड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडिंग होता था वो ब्रिटेन के साथ ही होता था, ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट किया जाता था, और बाकी कंट्रीज के साथ उतने अच्छे हमारे ट्रेडिंग संबंध नहीं थे। तो ट्रेड इज लिमिटेड टू ब्रिटेन, ट्रेड लिमिटेड था ब्रिटेन तक ही सीमित रहता था। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ सिल्क, कैश क्रॉप्स, वूल, शुगर, इंडिगो, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमको पैसे दे सकती थी इंडिया में, वो सभी चीजों का एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। फिर भी कुछ पार्ट में एक्चुअली एक्सपोर्ट इतना ज्यादा होता था कि एक्सपोर्ट का सरप्लस हो गया, और एक्सपोर्ट का सरप्लस हुआ तो क्या हुआ कि हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनका भी एक्सपोर्ट होने लगा, जिससे भूखमरी जैसे हालात इंडिया में पैदा हो गए आजादी के समय। इसका ये मुख्य रीजन था। तो बेसिकली कुछ जगह में, कुछ कंट्री में लाइक श्रीलंका, पर्सिया, ईरान में भी स्वेज कैनल की
से जो ट्रेडिंग होता था उसकी भी चर्चा है इतिहास में, बट वो भी काफी लिमिटेड था क्योंकि बाकी इंटायर ट्रेड वाज डन बाय द ब्रिटेन ओनली। वो अपना सभी माल एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को, मोस्ट ऑफ द माल। असेंशियल कमोडिटी का जैसे मैंने आपको बताया वो भी एक्सपोर्ट होता था, जिसकी वजह से स्केर्सिटी हो गई इंडिया में। तो ये एक मुख्य रीजन था फॉरेन ट्रेड का, कि फॉरेन ट्रेड भी हमको इंडिया में उतना ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का हम लोग आज तक बोलते आए हैं वो है रेल का डेवलपमेंट। 1854 में ही रेल का डेवलपमेंट हो गया था, जिसकी वन ऑफ द बेस्ट contribution of British India to our Indian government is rail only. Then उसके अलावा इनलैंड वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट का भी उन्होंने डेवलपमेंट किया, क्योंकि उनको ब्रिटेन तक जो सामान पहुंचाना होता था वो वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो लोग पहुंचाते थे। तो इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी था उनके लिए, तो इसको डेवलप किया। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन पोस्ट भी किया, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन अपना ब्रिटेन में इंडिया में चलाना था, ब्रिटिश इंडियन में, तो उनको पोस्ट का भी डेवलपमेंट करना पड़ा। बट ये रेलवे और जो रोड कंस्ट्रक्शन ये सब लिमिटेड था ब्रिटिश के काम के लिए, ब्रिटेन वालों के काम के लिए, बिकॉज रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रेलवे के माध्यम से पोर्ट तक होता था, और रेलवे तक पहुंचाने के लिए रोड्स का निर्माण किया गया। उन्हीं रोड के माध्यम से रॉ मटेरियल रेलवे स्टेशन तक पहुंचता था, एंड देन रेलवे स्टेशन से वो पोर्ट सिटी में पहुंचता था, और पोर्ट के माध्यम से वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो ब्रिटेन तक जाता था। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था इन सभी डेवलपमेंट के पीछे वो ये था कि रॉ मटेरियल को या कोई भी अच्छी चीजों को ब्रिटेन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि इसका एक फायदा इंडिया को ये हुआ कि लंबी जर्नी किसी को करनी हो, लंबी यात्रा करना हो, तो रेल हमारे लिए बहुत बड़ा साधन बन गया था। इट enabled the people to undertake the long distance travel and thereby breaking the geographical and cultural barriers. And it fostered the commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in the India. और इन्होंने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन इकोनॉमी में किया, जो कि आज भी है। तो दोस्तों ये 4 फैक्टर थे जो कि बेसिकली what were the stagnation of the Indian economy, what were the factors which led to the underdevelopment and stagnation of the Indian economy, जो हमने डिस्कस किया, जो कि भारत के आज़ादी तक का था। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमने पार्ट 2 में 1950 से 1990 तक के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। डू सब्सक्राइब अस अनरिवीलिंग विजडम। थैंक यू वेरी मच।